चलिए टॉपिक है हम लोगों का ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओके, देखिए ओम का नियम आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा यहाँ से भी हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। ओके, मान लीजिए ये आपका कोई जो है कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है। जैसे ही आप कंडक्टर के सिरे पर विभवांतर स्थापित करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने क्या अप्लाई किया, भी, तो वैसे ही इस चालक में क्या बहने लगता है, धारा आई। तो ओम का नियम यह कहता है कि यदि इस चालक का भौतिक अवस्था, जैसे ताप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गई, यह तीनों अपरिवर्तित, क्या हो? अपरिवर्तित हो, तो चालक में बहने वाली धारा जो आई होगी वह चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर भी के समानुपाती होता है। ये हमारा क्या था? ओम के नियम का स्टेटमेंट था। फिर से समझिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई अपरिवर्तित हो, मतलब परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तित हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा आई उस चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर भी के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, भी बराबर आई इंटू के आर। तो आर हमारा क्या है भाई? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। ओके, तो यहाँ से आप भी अपॉन आई इज इक्वल क्या लिख सकते हो? आर लिख सकते हो। तो यहाँ से आपने जो आर लगाया है, ये आर क्या है? कांस्टेंट है। किसी चालक के लिए क्या है? ये कांस्टेंट है। और भी और आई का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि भी और आई का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये कब कांस्टेंट होगा भाई? उसके लिए कंडीशन है कि ताप, क्षेत्रफल और लंबाई जो होनी चाहिए वह अपरिवर्तित होनी चाहिए, या यूँ कह सकते हो ये भी हमारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। उसी पर ये हमारा क्या लगता है? ओम का नियम लगता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ओम के नियम की उत्पत्ति, या यूं कह सकते हो डेरिवेशन। तो आपको पता है कि धारा और अनुबंध वेग में क्या संबंध होता है? आई बराबर एन ई ए भी डी। ये हो गया धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब उसी प्रकार से विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध हम लोग देख लेते हैं। तो होता है विभवांतर भी बराबर डी। तो ध्यान दीजिए, एम चालक का द्रव्यमान है, एल लंबाई है, टाउ जो है श्रांति काल है, ई हमारे इलेक्ट्रॉन है। ओके, आवेश है। तो यहाँ से आई और भी का रेशियो निकाल लीजिए। तो आई अपॉन भी जब आप करते हैं तो आई की वैल्यू क्या है? एन ई ए भी डी अपॉन के एम एल अपॉन के टाउ ई इंटू के भी डी। तो भी डी से भी डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आई अपॉन भी इज इक्वल क्या है? टाउ और ई कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर। तो एन तो ऑलरेडी है, ई तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचा भाई? ए और टाउ, तो ये टाउ इंटू के ए अपॉन के नीचे क्या बचा? एम इंटू के एल। तो आप आई अपॉन भी इज इक्वल, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एक ब्रैकेट में इंटू के ए अपॉन एल। तो जब आप इसको इन्वर्स करते हैं, भी अपॉन आई करते हैं, तो भी अपॉन आई, तो ये भी उल्टा हो जाएगा।
तो इसको आप m/n/e² टाउ इंटू एल अपॉन क्या लिख सकते हो, ए। तो ध्यान दो, किसी चालक के लिए मान लीजिए यही कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, लंबाई कितनी है, एल है, ये हमारे क्षेत्रफल और लंबाई क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो इनके लिए इस चालक का द्रव्यमान भी कांस्टेंट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कांस्टेंट होगी, स्थिरांककाल भी कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एम किसी चालक के लिए, किसके लिए भाई, किसी चालक हेतु m/n/e² टाउ इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल क्या, कांस्टेंट। ओके, तो अभी आपको मैंने बताया था कि यह पूरा का पूरा पार्ट क्या बनेगा, कांस्टेंट जो है वो क्या है, आपका प्रतिरोध R है। तो m/n/e² टाउ इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल क्या हो जाएगा, R। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो R रो बराबर m/n/e² टाउ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, तो यहाँ से आप R इज इक्वल क्या लिख सकते हो, रो इंटू, सॉरी यहाँ L रहेगा, L अपॉन ए, L अपॉन ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी, ओम्स लॉ की थी। किसकी थी, ओम्स लॉ। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा R इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए। प्रतिरोध, क्या देखा, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो जो आपका रेजिस्टेंस था उसको आपने किस लेटर से शो किया, कैपिटल R से। ये होता क्या है, तो जो प्रतिरोध होता है किसी पदार्थ की वह गुण होती है, वह विशेषता होती है जो अपने अंदर से बहने वाली धारा का क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है। धारा का क्या करती है भाई, विरोध करती है, वो उसको आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती। इसीलिए जो है इस रेजिस्टेंस के कारण हमारी जो है वैद्युत ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो अभी आपने देखा कि R इज इक्वल क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला R इज इक्वल V अपॉन के आई। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं मात्रक की, तो मात्रक जो होता है वह ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसको इस तरीके से भी शो करते हैं। ओके, इसका मात्रक और भी लिख सकते हैं, क्या, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रतिरोध का मात्रक। अब यहाँ आप एक चीज देख रहे हो, क्या, रो। ये रो हमारी क्या है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो इसी फार्मूले से देखिए, ये हमारा R है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू ए अपॉन की क्या बनेगा, L इज इक्वल इधर हो जाएगा रो। तो R का मात्रक क्या है, ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन के लेंथ का मीटर। तो यहाँ से मीटर कैंसिल, तो रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू की क्या निकल के आ गया, मीटर। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये हमारी क्या थी, विशिष्ट प्रतिरोध थी। चलिए आगे चलते हैं। वह आई के मध्य ग्राफ, भी व आई के मध्य क्या भाई, ग्राफ। तो थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं। तो ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
आपने देखा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मीन्स आप कह सकते हो कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मीन्स ये है कि ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप वोल्टेज भी कर लो, वाई एक्सिस पर आप क्या कर लो, करंट आई कर लो। तो अब यदि हम लोग ओम के नियम से V और I के मध्य ग्राफ खींचे तो V की वैल्यू जैसे बढ़ाओगे वैसे I की वैल्यू बढ़ेगी। तो यह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, सरल रेखा। कैसी रेखा प्राप्त होती है भाई, सरल रेखा। तो ध्यान देना, जहाँ V और I के मध्य सरल रेखा प्राप्त होती है वहीं पर ओम्स लॉ फॉलो करता है, वहीं पर ओम्स लॉ क्या करता है भाई, फॉलो करता है, वरना वह ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ओम का जो नियम होता है वह कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि कहाँ लागू नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लागू कहाँ होता है, तो ओम का नियम जो होता है वह कहाँ फॉलो होता है, तो धातु चालकों के लिए फॉलो होता है। कहाँ पे फॉलो होता है, धातु चालकों हेतु यह फॉलो होता है। ओके, कहाँ नहीं फॉलो होता है, तो देखो सेमीकंडक्टर बोले तो अर्धचालक, अर्धचालकों पर यह फॉलो नहीं करता है। दूसरा डायोड पर यह फॉलो नहीं करता है। तीसरा ट्रांजिस्टर पर यह फॉलो नहीं करता है। चौथा SCR पर फॉलो नहीं करता है। पांचवा वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट पर यह फॉलो नहीं करता है। तो यह हमारी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिससे आप यहाँ सॉल्व करते हैं। इस पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, इस पर ओम्स लॉ लागू नहीं होते, और यह केवल किस पर लागू होते हैं, धातु चालकों पर। और जिस पर ओम्स लॉ लागू होते हैं उसमें V और I के बीच खींचे गए ग्राफ कैसे होते हैं भाई, सरल रेखीय होते हैं। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। और ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपके जो प्रतिरोध होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होते हैं ओमीय और दूसरा होते हैं अनओमीय। क्या होते हैं भाई, ओमी, और दूसरा जो होते हैं अनओमी होते हैं। ओके, तो जो ओमी होते हैं यह ओम के नियम का पालन करते हैं जैसे धातु चालकों हेतु, और अनओमी प्रतिरोध वह होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते जैसे अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, वैद्युत अपघट इत्यादि। तो इस प्रकार से प्रतिरोध भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यह पूरी कहानी किस पर थी, ओम के नियम पर थी। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात हम लोग करने जा रहे हैं, कार्बन प्रतिरोध व कार्बन बैंड की। ओके, तो ध्यान देना, अब हम लोग बात करेंगे कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड्स। तो देखिए, आपके सिलेबस में 4 बैंड के हैं। कितने बैंड के कार्बन रेजिस्टेंस हैं, 4 बैंड के। तो मान लीजिए ये आपका एक चालक है, ये आपका क्या है, चालक है, चालक या ये कार्बन है। ओके, इस कार्बन पे आपके कोड दे रखे हैं 4 बैंड के। एक बैंड ये हो गया, दूसरा बैंड ये हो गया, तीसरा बैंड ये हो गया, चौथा बैंड ये हो गया। 4 बैंड के। कितने बैंड के हैं आपके पास, 4 बैंड। ओके, तो ये 4 बैंड कार्बन रेजिस्टेंस है, 4 बैंड कार्बन रेजिस्टेंस। मान लीजिए पहले का है येलो कलर, दूसरा है वायलट, तीसरा है ब्लैक, चौथा है गोल्ड। अब आपसे कह दिया रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, रेजिस्टेंस। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी और बहुत आराम से याद रखिएगा। ओके, और कुछ रूल हैं, वही रूल सब पर फॉलो होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए पहले तो हम कलर बात कर लेते हैं, कलर कौन कौन यूज होता है। ओके, कलर्स। और इस कलर के लिए फर्स्ट बैंड
का क्या वैल्यू आप रखोगे, सेकेंड बैंड की क्या वैल्यू रखोगे, और ये जो थर्ड होता है क्या होता है, थर्ड, इसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर। और इसको हम लोग जो है 10 के पावर से लिखते हैं। और फोर्थ जो होता है क्या होता है, फोर्थ, इसको टोलीरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलीरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 होता है यहाँ पर हमेशा टोलीरेंस का मान रखा जाता है। किसका मान रखा जाता है, टोलीरेंस का। और ये जो थर्ड होता है, इस थर्ड की जगह आप क्या रखोगे, मल्टीप्लायर रखोगे। क्या रखोगे भाई, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। अब ध्यान, अब यहां से आपको एक चीज का ध्यान देना है, वैल्यू। तो पहले तो आप बी बी रा गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, अदर। ओके, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे, वाइट। ओके, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट बैंड के लिए ब्लैक के लिए क्या यूज करोगे, 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, इनके लिए आप छोड़। सेकेंड बैंड में भी आप डिजिट ही यूज करोगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो वैल्यू फर्स्ट बैंड में होगी वही वैल्यू सेकेंड बैंड में होगी, उसी कलर के लिए। ओके, मल्टीप्लायर को हमेशा पावर में लिखते हैं। तो 10 के पावर यहाँ कितना है भाई, 0, फिर 10 के पावर यहाँ कितना है, 1। मतलब ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 के पावर 1, और रेड के लिए कितनी होगी, 10 के पावर 2, और ऑरेंज के लिए 10 के पावर 3। मतलब जो आपकी ये फर्स्ट बैंड सेकेंड बैंड की वैल्यू थी वह 10 के पावर लिख देनी है, उसी कलर का क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लायर, गुणांक मिल जाएगा। तो 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब टोलेरेंस की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड के लिए, किसके लिए, गोल्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा, गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए, किसके लिए, सिल्वर के लिए ±10%, अदर के लिए जो है, अगर कोई अदर है तो ±20%। ये हमारे जो कुछ वैल्यू हैं ये बिल्कुल ही कांस्टेंट होते हैं। इन्हीं की सहायता से हम लोग जो है कार्बन कलर कोड वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, ये जो 4 बैंड के हैं, तो पहला बैंड क्या है, येलो। तो येलो के लिए आप फर्स्ट बैंड के लिए क्या यूज करते हो, 4। ओके, वायलट सेकेंड है, तो सेकेंड में वायलट आपका कहाँ है भाई, ये है, तो कितना है, 7, तो 7 कर लीजिए। अब आपका क्या यूज होगा, मल्टीप्लायर, तो इनटू की, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लगाना है, इनटू लगाना है। तो इनटू यहाँ लगा करके अब आप यहाँ पर ध्यान दो, तीसरा आपका क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक के लिए 10 के पावर 0, 10 के पावर 0। अगर वही ब्राउन रहता तो 10 के पावर 1, रेड रहता तो 10 के पावर 2, प्लस माइनस, तो 4 क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस है वह कितना है, 5%। और ध्यान दीजिए मात्रक क्या बनेगा प्रतिरोध का, तो वह ओम बन जाएगा। ओके, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, R = 47 और 10 के पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू के 1 ± 5%,
तो अब आप बताओ 47 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 47 ही तो होगा, तो 47 प्लस माइनस 5%। ये हो जाएगा हमारा क्या, इस कार्बन बैंड के लिए रेजिस्टेंस का मान। तो जल्दी से हम आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं, उसके मान आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू